Hello everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. This is chapter 2 of class 11, Structure of Atom, and this is part 9 of this chapter. In this lecture, we will cover the topic Drawbacks of Rutherford Model. Till now, we have covered two atomic model. One was Thomson atomic model and the other was Rutherford atomic model. Rutherford atomic model में हमने देखा था what Rutherford carried, that was alpha scattering experiment or it is also known as gold foil experiment. लेकिन ये मॉडल भी with time it was not able to give explanation for few of the phenomena, because of which this model was also not accepted later. देख लेते हैं कि what were the drawbacks of Rutherford atomic model. जैसे कि in our last lecture also we discussed कि Rutherford nuclear model जो है एटम का एक तरह से small scale solar system की तरह है. जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है, सेंटर में सन है एंड जो प्लैनेट्स हैं जो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स. Similarly, Rutherford model में भी there is a center which is known as nucleus and उसके around different orbits हैं. They are also known as energy shells and जितना ही हम outer move करेंगे from here to here, the energy will increase. इन ऑर्बिट्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है. E represents the electrons. They are revolving around the nucleus and what is there in the nucleus? Protons and neutrons. Proton is positively charged and neutron is neutral. We know it. हमने subatomic particles भी अपने पिछले कुछ lectures में discuss किया है regarding their charges, their masses. So we know that electrons they are negatively charged and protons they are positively charged. So इस तरह से electrons they are revolving around the nucleus just like the planets they are revolving around the sun. So classical mechanics जो कि mechanics होती है, एक theoretical science है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है. क्लासिकल मैकेनिक्स इसमें जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स किस तरह से मूव करते हैं, उनके लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में इसकी स्टडी होती है. सो जब हम ये क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे कि प्लैनेट्स हैं, सन है, ये कैसे मूव कर रहे हैं. सो जब ये क्लासिकल मैकेनिक्स ये सोलर सिस्टम में अप्लाई करते हैं, इससे हमें पता लगा कि प्लैनेट्स दे आर मूविंग इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट अराउंड द सन. और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट्स, उसको एक एक्सप्रेशन से दिया गया. दैट एक्सप्रेशन इज G into m1 into m2 over r square. सो m1 m2 क्या है, जो दो मासेस के आपको सेपरेशन कितना डिस्टेंस है उनके बीच में. m1 m2 मासेस हैं जिसके बारे में हमें उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है. एंड सेकेंडली r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड g हियर इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो ये एक्सप्रेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स कि दो मासेस के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. और थ्योरेटिकली भी और एक्सपेरिमेंटली भी ये थ्योरेटिकल मेजरमेंट है. अब जब एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट जो किया तो उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं आया. लेकिन यही चीज जिस तरह से बिकॉज आप देख सकते हैं दोनों का प्रोसेस तो सेम है. ये मैक्रोस्कोपिक है, ये माइक्रोस्कोपिक है, मतलब ये छोटे लेवल पे है, ये बड़े लेवल पे है. तो ये जो चीज है थ्योरेटिकली भी ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आई और एक्सपेरिमेंटली भी सेम आती है इस ग्रेविटेशनल फोर्स की. लेकिन ये चीज अप्लाई यहाँ नहीं हुई. जैसे यहाँ पे मूवमेंट है, यहाँ पे मूवमेंट है. इलेक्ट्रॉन शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट. कूलम फोर्स हमें पता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए कूलम फोर्स हम निकालते हैं. यहाँ पे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था, यहाँ पे कूलम फोर्स है विच इज इक्वल टू K into Q1 Q2 divide by R square. These are the charges, जो दो चार्ज पार्टिकल्स के जो चार्जेस होंगे, and R is the distance between the charges and K is the proportionality constant. It is mathematically similar, जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, it is similar to the Coulomb force. जब कोई भी बॉडी मूव करती है ऑर्बिट में like this in a circular orbit, उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. चाहे वो कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रही हो, एक्सेलरेशन होता है ऑर्बिट में. व्हाई दिस एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस? कांस्टेंट स्पीड है बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी प्लेस.
लाइक यहाँ मूव कर रहा है, देन डायरेक्शन बदल गया, यू नो दैट जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, चार्ज पार्टिकल्स जब एक्सेलरेट करते हैं तो वो एमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation. When a charged particle it accelerate, it should emit electromagnetic radiation. ये फीचर प्लैनेट्स में नहीं होता, रिमेंबर दिस। आप अगर बोलोगे कि ऐसा तो फिर प्लैनेट्स में भी होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज आउट करेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं होता। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज्ड पार्टिकल्स and planets, they are not charged. We are talking about what? We are talking about charged particles. So इसीलिए जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स ये रिवॉल्व करेंगे ऑर्बिट में, दे विल रिलीज आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये जो रेडिएशन जब निकलेगी हर मूवमेंट में, इट विल कैरी सम एनर्जी, यानी कि एनर्जी निकल रही है। सो अभी मैंने स्टार्ट में बताया था दैट एवरी शेल एज यू मूव आउट एनर्जी इंक्रीज। अगर हम सपोज करें कि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, दिस इज के शेल, एल शेल, एम शेल, एंड एम शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सपोज 4 है, देन इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो इसने रिलीज आउट कर दी एनर्जी। 4 से ये क्या हो गया? 2 बन गया, तो एम शेल तो खत्म हो जाएगा, 2 मतलब एल शेल, ठीक है, एनर्जी रिलीज आउट हो रही है। सो धीरे धीरे क्या होना चाहिए? द ऑर्बिट विल कंटिन्यूसली श्रिंक. It should happen according to the Maxwell electromagnetic radiation, because charged particles according to that theory वो release out करते हैं energy every movement में, because acceleration हो रहा है। तो orbit will continue to shrink. इलेक्ट्रॉन ऐसे करते करते मूव करते हुए उसको तो गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर। एनर्जी खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉन शेल्स में एनर्जी होती है, खत्म हो गई, तो मूव करते हुए स्पाइरल फॉर्म में आते हुए इट शुड फॉल इनटू दिस न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो थॉमसन मॉडल ही बन जाएगा। थॉमसन मॉडल में क्या था? नेगेटिवली चार्ज दे वर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज। विद टाइम एक एटम जो है वो थॉमसन मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज। बट इट डज नॉट हैपन। स्पाइरल फॉर्म में आते हुए न्यूक्लियस में आने का मतलब फ्रॉम हेयर अपनी एनर्जी शेल से न्यूक्लियस में वो गिर जाएगा 10⁻⁻8 सेकेंड में, इतने कम सेकेंड में ये गिर जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। एक एटम जो है वो स्टेबल है, हमें पता है, ऐसे तो एटम स्टेबल नहीं रहेगा एक एटम, बट इन रियलिटी एटम स्टेबल होता है। दस रदरफोर्ड मॉडल, दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। ये जो इतना एक्सप्लेनेशन हमने किया है ये यही बताने के लिए, ड्रॉबैक बताने के लिए। हमने दो थ्योरी की बात की, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यहाँ पे लगती है क्लासिकल मैकेनिक्स। इन दोनों थ्योरीज को देखते हुए तो हमें ये लगता है कि फिर तो हमारा इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी मतलब एक जगह पे खड़ा होगा, स्टिल एट वन प्लेस। बट ऐसा भी नहीं होता, बिकॉज अगर वो स्टेशनरी होगा, एक ही जगह पे खड़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन, ये न्यूक्लियस बहुत डेंस है, इनके और इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, एक इलेक्ट्रॉन पे, छोटे इलेक्ट्रॉन में इतना डेंस न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस काफ़ी डेंस है, वो एकदम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। एंड फिर से वो क्या बन जाएगा? थॉमसन का मिनिएचर वर्जन, जो थॉमसन मॉडल है वो बन जाएगा। दिस वॉज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन atom. And also another drawback was it did not say anything about the distribution of electrons, किस तरह से वो distributed हैं around the nucleus, उनकी क्या एनर्जी है इन इलेक्ट्रॉन्स की, इसको भी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया। एंड ऑल्सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। जैसे ये मूवमेंट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स तो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो जो लाइन स्पेक्ट्रा होना चाहिए इट शुड बी कंटिन्यूस। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन एटम को लेके जो लाइन स्पेक्ट्रा किया गया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि वो डिसकंटिन्यूस कैसे है। ठीक है, रिगार्डिंग दिस लाइन स्पेक्ट्रा, इसको डिटेल में हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट व्हाट एग्जैक्टली द लाइन स्पेक्ट्रा इज एंड व्हाट इज दिस कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। सो एट द मोमेंट you need to know that this was the drawback of Rutherford model, that it could not explain the line spectra of an atom.
To know it when I so these were the drawbacks of Rutherford model. Conclusion ये निकलता है कि Rutherford proposed an atomic model on his scattering experiment, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन ने ये क्लेम किया कि एटम जिस तरह से रदरफोर्ड ने बताया है वो स्टेबल नहीं होगा. जिस तरह से रदरफोर्ड ने एटम को डिस्क्राइब किया है उससे जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो एक्सपेरिमेंट किया है लाइन स्पेक्ट्रा को लेके, उसको भी रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं किया है. सो रदरफोर्ड मॉडल को रॉन्ग बताया गया. वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को इनएडिक्वेट समझा गया और एक्सपेरिमेंट्स किए गए, रिकंसिडर किया गया to know about this atomic model. Furthermore, experiments किए गए हैं and we will see that what were the experiments being done, किस तरह से बोहर atomic model evolve हुआ.